हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अभी रिलेटेड है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं का उत्तरदाताओं से संकलन करता है और उन्हें सार्वजनिक ना करने का वादा करता है तो इसका अर्थ है कि वो क्या कर रहा है, गोपनीयता बना रहा है या फिर विश्वसनीयता है या पारदर्शिता है या वैधता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हेन द रिसर्चर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट एंड प्रॉमिस टू नॉट टू डिस्क्लोज इन पब्लिक, मतलब कि वो उनकी प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है, एक तरीके से सूचना कलेक्ट कर रहा है लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो जो है गोपनीयता बनाए रख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा बिंदु उस सूचित सहमति पत्र पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं। तो उनको सहभागिता जो है उनकी स्वैच्छिक होनी चाहिए, सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, वे किसी भी समय साक्षात्कार के लिए मना कर सकते हैं और यदि गलती से उनकी पहचान संबंधित कोई जानकारी आ जाती है तो उसको साक्षात्कार में से हटाया जाना चाहिए। एक सहमति पत्र होता है जो भी शोध में प्रतिभाग कर रहे होते हैं उनसे करवाया जाता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि उस पर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए उन वो स्वैच्छिक तौर पर सहभाग कर रहे हैं ये होना चाहिए, और साक्षात्कार के लिए किसी भी समय पर मना कर सकते हैं ये भी होना चाहिए, और उनकी पहचान से संबंधित कोई भी चीज़ रिवील नहीं होनी चाहिए, ये नहीं दर्ज होना चाहिए। तो उसको अगर दर्ज हो जा रहा है तो हटाई जानी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें होंगी, लेकिन कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड कि उनको कंपलसरी है कि वे सारे प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ये गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान में नृवंश विज्ञान की एक विशेषता क्या है? प्रायोगिक डिजाइन, प्रतिनिध्यात्मक विश्लेषण, अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान या फिर सर्वेक्षण। तो यहाँ पर एथनोग्राफिक जो स्टडी होती है उनका पूछ रहा है। इंग्लिश में आप चाहें तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। एथनोग्राफी इन सोशल रिसर्च, तो उसमें से क्या चीज़ होगी? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है या क्रॉस सेक्शनल है या फिर कल्चर पर फोकस करता है या सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एथनोग्राफी का मैंने बताया था कि ये किस पे करता है, ये संस्कृति पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, कल्चर पर जो है फोकस करता है विशेष तौर पर। तो यहाँ पर नृवंश विज्ञान में ये थर्ड जो ऑप्शन है, यानी अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान देना, संस्कृति पर विशेष फोकस करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस पैराडाइम का मानना है कि ज्ञान सिर्फ ऐन्द्रिक अनुभव से प्राप्त हो सकता है? व्याख्यात्मक, नृवंशीय, प्रत्यक्षवादी या फिर आलोचनात्मक? ऐन्द्रिक अनुभव को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस। हम उसको सेंस कर पा रहे हैं, मतलब उसमें हम अवलोकन कर पा रहे हैं चीज़ों को। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो आंखों से हम देख सकते हैं, तो अवलोकन वगैरह आ गया। तो इसमें से कौन सा पैराडाइम है जो कि मानता है? तो देखिए, पॉजिटिविस्ट या फिर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम जो है ये मानता है कि सत्य जो है वही है जो कि हम अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण के द्वारा उसको सिद्ध कर सके। तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन आपका है कि ऐन्द्रिक अनुभव यानी अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन प्रत्यक्षवादी पैराडाइम ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसको साक्षात्कार पद्धति की सीमा कहा जा सकता है? उचित व्याख्या, वैधता की जांच, पहचान के डर से गलत जानकारी या फिर प्रश्न के संदर्भ में नियंत्रण रखना संभव है। तो इसमें से कौन है जो कि साक्षात्कार पद्धति की जिसको सीमा के तौर पे देखा जा सकता है? तो यहाँ पर आप इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि साक्षात्कार पद्धति की सीमा या एक तरीके से उसका नेगेटिव एस्पेक्ट। तो उचित व्याख्या ठीक है, वैधता की जांच ये भी ठीक हो जाएगा, प्रश्न के संदर्भ में नियंत्रण रखना ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन की पहचान के डर से गलत जानकारी देना, तो ये एक तरीके से सीमा या उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीमा यानी उसका नेगेटिव पॉइंट कौन सा होगा। कि साक्षात्कार पद्धति में कई बार क्या होता है कि उत्तरदाता सोचता है कि उसकी पहचान हो रही है, इसलिए वो कई बार गलत जानकारी दे देता है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उन प्रश्नों के एक समूह का नाम जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कोडिंग, प्रश्नावली, अवलोकन या फिर साक्षात्कार अनुसूची?
तो एक सेट है क्वेश्चंस का जो कि फिल किए जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा। व्यूअर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके द्वारा भरे जाते हैं। तो उसको हम कहेंगे जब साक्षात्कारकर्ता कोई प्रश्न स्वयं पूछता है और स्वयं ही उसका उत्तर भरता है तो उसको कहा जाता है इंटरव्यू शेड्यूल या साक्षात्कार अनुसूची। प्रश्नावली वो हो जाती है जहाँ पर जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो भरेगा तो वो प्रश्नावली हो जाएगी। लेकिन जब साक्षात्कार लेने वाला प्रश्नों का उत्तर भर रहा है तो साक्षात्कार अनुसूची हो जाएगी। दोनों में बस यही मेन डिफरेंस जो है ये होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तथ्य संकलन की किस विधि को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी संदर्भित किया है? बर्गेस ने किसको कहा है कि वो एक तरीके से सोशल माइक्रोस्कोप है? इसमें से कौन सी विधि है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल अध्ययन विधि या फिर अनुसूची विधि? तो बर्गेस ने केस स्टडी मेथड या फिर एकल अध्ययन विधि को कहा है कि ये एक तरीके से सामाजिक सूक्ष्मदर्शी का काम करता है। थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये राइट हो जाएगा, एकल अध्ययन विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्ययनों के किस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान का उपागम जीवंत अनुभवों, पुस्तकीय विषय वस्तु अथवा डिस्कोर्सेज एवं सामाजिक मदों के मध्य की अंतर संबद्धता पर केंद्रित है? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सामाजिक अनुसंधान का जो है कौन सा उपागम है जो कि जीवंत अनुभव, पुस्तकीय विषय वस्तु है और उससे संबंधित जो डिस्कोर्स हैं उनके अध्ययन पर फोकस कर रहा है। तो कल्चरल स्टडी है, डिस्कोर्स स्टडी है, डेवलपमेंट स्टडी है या फिर डीकंस्ट्रक्शन स्टडी है। तो जीवंत अनुभवों की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक अध्ययन, है ना, क्योंकि जीवंत अनुभव की बात हो रही है तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक अध्ययन, और प्लस इसमें डिस्कोर्सेस वगैरह भी लगा हुआ है तो यहाँ पर सांस्कृतिक अध्ययन, पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली विधि का लाभ नहीं माना जा सकता? विशाल जनसंख्या का अध्ययन, स्वतंत्र एवं प्रमाणिक सूचना, अस्पष्ट हस्तलिपि और न्यूनतम व्यय। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रश्नावली विधि का लाभ नहीं माना जा सकता, मतलब उसकी क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है, उसकी कौन सी इसमें से हानि है प्रश्नावली विधि की। तो क्वेश्चनेयर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्वेश्चनेयर को भेज देते हैं उत्तरदाताओं के पास, तो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जाके अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ आप पोस्ट के थ्रू, डाक के द्वारा भेज देंगे। तो विशाल जनसंख्या हो गई, स्वतंत्र हो गई और प्रमाणिक सूचना, क्योंकि आप उसके समक्ष मौजूद नहीं हैं तो जो उत्तर देने वाला है वो उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र और प्रमाणिक सूचना हो गई। और खर्चा इसमें कम आता है क्योंकि जाके स्टडी करना एरिया में वो ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। तो ये तो हो गए लाभ, पूछ रहा है लाभ नहीं है तो अस्पष्ट हस्तलिपि, ये इसका लाभ नहीं माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के किसी क्षेत्र के संहिताकरण के लिए एक उपकरण को संदर्भित करने के लिए पैराडाइम का उपयोग किसने किया था? कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल या फिर आर.के. मर्टन। इंग्लिश में देख लेंगे क्वेश्चन। जब भी आप रिसर्च का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको इंग्लिश में एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिसर्च में ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि हिंदी में समझ नहीं आते हैं, तो उसका इंग्लिश अगर वर्जन आप एक बार देख लेंगे तो समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो पूछ रहा है हु हैज़ यूज्ड पैराडाइम, आप शब्द पकड़ लीजिए सीधा सीधा कि पैराडाइम किसने यूज़ किया है, क्या चीज़, रेफर टू ए डिवाइस फॉर कोडिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस। तो पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था आर.के. मर्टन ने। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृतिकरण तथा विस्तार की अवधारणाओं को रखा है? संस्कृताइजेशन का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने अपनी किस पुस्तक में यूज़ किया था, ये पूछ रहा है आपसे। तो बुक्स हैं माई वडोदरा डेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया या फिर रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और जो विकास की अवधारणाएं हैं वो प्रयोग की थी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। फोर्थ ऑप्शन जो ये आपका है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन सा असंभाविता निदर्शन का एक प्रकार है? असंभाविता या इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी। पहला ऑप्शन है अभ्यंस निदर्शन, स्तरित निदर्शन, दैव निदर्शन या फिर क्षेत्रीय निदर्शन। तो कौन सा इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी है? कोटा, स्ट्रेटिफाइड, रैंडम या फिर एरिया। तो यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी में आएगा, एरिया भी प्रोबेबिलिटी में है, रैंडम तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी में है। लेकिन यहाँ पर कोटा सैंपलिंग या अभ्यंस निदर्शन जो है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एससी दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था? एससी दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है, आपको पता है, लेकिन उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था ये पूछ रहा है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, पुस्तकीय पद्धति, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक या फिर सभ्यता मूलक। तो देखिए एससी दुबे को अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा तो आपको पता होगा कि वो किससे संबंधित है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड से वो संबंधित है, यानी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से संबंधित है। पुस्तकीय अगर आप बात करेंगे तो घुरिये हैं, पुस्तकीय से हो जाएंगे। द्वंद्वात्मक की बात करेंगे तो द्वंद्वात्मक में आपके डीपी आ जाते हैं, AR देसाई आ जाते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। सभ्यता मूलक में फिर आपके सुरजीत सिन्हा, NK बोस वगैरह आ जाते हैं। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक में आपके MN श्रीनिवास और दुबे, ये दो लोग आते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति आंद्रे बेते की नहीं है? स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, इनइक्वलिटी एमंग मेन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडियन विलेजेस। तो आंद्रे बेते का इसमें से कौन सा एक बुक जो है वो नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इंडियन विलेजेस, ये आंद्रे बेते की कृति नहीं है। इसके अलावा ये तीनों बुक्स जो हैं ये आंद्रे बेते की हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, वीडियो के लास्ट में बताइएगा, इंडियन विलेजेस जो ये बुक है ये किसकी है? इंडियन विलेजेस ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये आज का क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है? जाति को क्या बोला? धार्मिक कर्मकांड पर आधारित एक तरीके का समुदाय। आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमा, DP मुखर्जी, AR देसाई। तो यहाँ पर जाति को क्या बोला? कास्ट एज ए कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजियस रिचुअल। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बेते। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने तंजौर गांव का अध्ययन किया था। तंजौर विलेज, BR चौहान, MN श्रीनिवास, SC दुबे, आंद्रे बेते। तंजौर विलेज का किसने अध्ययन किया था? तो तंजौर विलेज का अध्ययन किया था आंद्रे बेते ने, और BR चौहान ने किया था राणावतों की सादरी का, SC दुबे है समीरपेट, और रामपुरा MN श्रीनिवास है, इसके अलावा उन्होंने कुर्क्स का किया था। तो ये सारा कुछ यहाँ पर। अगला प्रश्न, किसके अनुसार शहरी सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज की व्यापक सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक है? ये एक तरीके की डेफिनेशन है कि शहरी सामाजिक संरचना और संगठन का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है? भारतीय समाज की सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में वो चीज प्रासंगिक है। तो ये किसका कथन है? विक्टर डिसूजा है, MSA राव है, जसपाल सिंह है और RS संधू है। तो यहाँ पर आपको दो में कंफ्यूजन हो सकता है, विक्टर डिसूजा और MSA राव में, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MSA राव। MSA राव ने कहा था कि शहरी सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज की सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो MSA राव यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रणजीत गुहा और उनके भारतीय तथा विदेशी इतिहासकार सहयोगियों द्वारा जनजातीय और किसान आंदोलनों के अध्ययन के लिए, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा ठीक से, कई बार क्वेश्चन बड़ा सा आ जाता है और आप उसको पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही कुछ भी टिक कर देते हैं। मैंने कहा है कि आपको ये ट्रिक यूज करनी है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है उसको 2 बार रीडिंग लगाइए, 3 बार रीडिंग लगाइए, कहीं ना कहीं आपको उसमें कोई टर्म मिल जाएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो पूछ रहा है रणजीत गुहा और फिर शब्द क्या आ गया? जनजातीय आंदोलनों के अध्ययन के लिए। यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण
अब आप इनको हाईलाइट कर लीजिए, क्या क्या पूछ रहा है, तो दृष्टिकोण पूछ रहा है और उसमें क्या है कि अभिजात राजनीति के मुकाबले जनता की राजनीति की भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जनजाति इतिहास लेखन, कृषक इतिहास लेखन, अभिजात इतिहास लेखन या फिर अधीनस्थ समूह इतिहास लेखन। तो अगर आपने रणजीत गुहा को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये किससे संबंधित है, ये है सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव से संबंधित। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका अधीनस्थ समूह इतिहास लेखन, थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंद्रे बेते ने मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में की है? सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी, आइडियोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो समाजशास्त्र आंद्रे बेते ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा किस पुस्तक में की थी? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के जो रिलेशन है उनके बारे में बात की थी। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी किसकी? आंद्रे बेते की पुस्तक। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारत में नगरवाद तथा नगरीकरण के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि शहर और गांव की निरंतरता और संगठनात्मक मतभेदों के साथ सभ्यता प्रक्रिया का एक हिस्सा बने? ए घोष, एम.एस.ए. राव, मीरा कोशाम्बी या फिर गेविन हैम्बली। तो ये एक तरीके की डेफिनेशन है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। यहाँ पर सही उत्तर है एम.एस.ए. राव। तो एम.एस.ए. राव के 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं यहाँ से, दोनों नई डेफिनेशन है, आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आज का जो वीडियो का क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियन विलेजेस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।